समाज के बारे में जान जाएंगे अच्छी तरह से, सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे, सामाजिक मूल्यों के बारे में जानेंगे, जितने भी रीति रिवाज, परंपराएं, जनरूटियां या सामाजिक समस्याएं, जनरीतियां हुआ है, उन सब के बारे में हम जान गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है। अब व्यावहारिक उपयोगिताएं क्या होगी एक व्यक्ति के लिए, कि वो सैद्धांतिक जो ज्ञान है उससे हमने क्या सीखा कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मुझे कैसी भूमिका अदा करनी है और मेरा क्या पद है समाज के अंदर, समाज में मेरा क्या पद है और उस पद पर रहते हुए मुझे कैसा कर्तव्य करना है, इन चीजों का हमें पता लगता है। और जब हम सही पद पर रहकर कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे अपने व्यक्तित्व का विकास होगा। तो ये व्यक्ति के लिए व्यवहारिक उपयोगिता हुई। व्यवहारिक उपयोगिता का मतलब समझे, इससे व्यक्ति है वो समाज के मूल्यों के अनुसार अपनी भूमिकाएं निभाता है, और समाज के मूल्यों के अनुसार भूमिकाएं निभाता है तो उसके खुद का विकास होता है और समाज में एकता बढ़ती है। क्लियर ये पॉइंट सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फलप्रदा, फलप्रदा, फलप्रदा सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर। आप ऑफलाइन क्लास में शायद नहीं आए थे। आई थी कल। आए थे क्या? यस सर। ओके, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि समाजशास्त्र है, इसका व्यवहारिक महत्व व्यक्ति के लिए क्या होगा, एक्सप्लेन करें इसको। क्या सर? चुप हो जा। क्या सर? और कौन है साथ में? वैसे पीछे कोई बोल रहा है, छोटा बच्चा है। यस सर। ये बताओ आप कि व्यक्ति के लिए समाजशास्त्र की क्या व्यवहारिक उपयोगिता है? सर समाज शास्त्र के से हम ये जान पाते हैं कि भी हमारे समाज में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, या हमारे सामने पूरा का पूरा समाज का चित्र प्रस्तुत हो जाता है। तो फिर हम अपने मूल्यों के अनुसार भूमिका अदा करते हैं। भूमिका अदा करने का मतलब हो गया कार्य करते हैं, तो वो क्या हो गया, व्यवहार हो गया अपना भी। व्यवहार में परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ बहुत बढ़िया, इसके बाद हम अगला पॉइंट करेंगे, समाज के लिए क्या महत्व है। तो इसमें समाज के लिए क्या महत्व होगा, जब सारे व्यक्ति अपनी भूमिकाएं सही तरह से निभाने लग जाएंगे। भूमिका का मतलब हो गया कर्तव्य, जो आप काम कर रहे हैं अपने पद पर रहते हुए। पद का मतलब क्या है समाजशास्त्र में, जब हम पद की बात करते हैं तो पद का मतलब क्या है, बोलो। हमारा स्थान कहाँ पे है, मतलब हम किस रोल को अदा कर रहे हैं। जैसे कोई बहन है, वो अपना बहन का पद अदा कर रही है। हम सीखेंगे, उसके अनुसार अपनी भूमिका अदा करना सीखेंगे। तो सारे लोग जब अपने पद पर रहते हुए उस पद के अनुसार भूमिकाएं निभाएंगे तो समाज में एकता पनपेगी, समाज में संगठनात्मक तत्व बढ़ेंगे और समाज को जो तोड़ने वाले तत्व है वो कम होंगे। तो इससे सामाजिक एकता स्थापित होगी और समाज का विकास होगा। तो ये किस किस के लिए व्यवहारिक मान्यताएं हुई, एक तो वह व्यक्ति के लिए महत्व, दूसरा दहेज प्रथा हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, जाति प्रथा पे अपराध होते हैं वो, बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, जातीय दंगे हो गए, सांप्रदायिक दंगे हो गए। हाँ जी, जानलेवा बीमारियां, जानलेवा बीमारियां हो गया जैसे चल रही है अभी। 70 असंतोष, हाँ असंतोष हो गया कि किसी मामले को लेकर असंतोष भी हो सकता है। तो ये सारी सामाजिक, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो समाज शास्त्र है हमें केवल इन सामाजिक समस्याओं के बारे में नहीं बताता है,
बल्कि इन सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा वो भी हमें समाजशास्त्र बताता है। तो इन सामाजिक समस्याएं, उस समस्या का कारणों का पता लगाकर उन समस्याओं का समाधान भी समाजशास्त्र करता है। तो समाजशास्त्र की एक उपयोगिता ये भी है कि समाजशास्त्र क्या काम करता है, सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन भी करता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान भी करता है। समाधान कैसे करेगा, भी उनके कारणों का पता लगाएगा। कारण क्या होते हैं, उनकी जड़ हो गई। जब कारणों का पता लग गया तो उन कारणों को यदि हम हटा देंगे तो सामाजिक समस्या खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है। जैसे Yes. सती प्रथा थी, सामाजिक समस्या थी ना, सती प्रथा। यस सर। वो सती प्रथा, जो महिला थी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे उस अपने पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था, यही था ना। यस सर, जोहर कहते थे सर, जोहर। जोहर। यस सर। किसको? इसी प्रथा को साथ जुड़ने वाली को जोहर नहीं कहते क्या सर? हाँ, सती प्रथा भी कहते हैं इसको। तो वो ठीक कह रहे हैं आप। फलप्रदा जो सती प्रथा थी उसमें फिर इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि जो औरत उस समय विधवा हो जाती थी ना, उसके साथ न तो कोई उसका चेहरा देखकर खुश होता था, न कोई उसके साथ बातचीत करता था, न किसी उसके फंक्शन में ले जाया जाता था उसको, मतलब कहीं भी उसका आदर सम्मान नहीं रहता था। तो ये होता था कि वो डेली दिन प्रतिदिन रोजाना मरे, इससे अच्छा उसको एक ही दिन में मार दो। ये मतलब समाज का एक नेगेटिव दृष्टिकोण था एक विडो औरत के पीछे। तो ये कारण का पता लग गया तो बाद में इसको रिमूव कैसे किया गया कि विधवा पुनर्विवाह ले, जिसका हस्बैंड की डेथ होगी उसको दोबारा शादी करना की इजाजत दो, और समाज भी इसने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो अब सती प्रथा है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नो सर। उसके कारणों का पता लगाया गया और उस कारणों का उन्मूलन कर दिया, उस कारण को हटा दिया तो उस सामाजिक समस्या खत्म हो गई। तो इसका मतलब समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं के बारे में न केवल हमें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि इसके साथ साथ उन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनका उन्मूलन भी करता है। क्लियर? यस सर। इसके बाद है यस सर। हाँ, Yes, sir. सामाजिक नियोजन में सहायक है। अब सामाजिक नियोजन का मतलब क्या होता है, सोशल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जब समाज का हमें विकास करना है, जो किसी पीड़ित पक्ष है उसका हमें विकास करना है, डेवलपमेंट उसका करना है, तो उसके लिए हमें योजना बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो योजना हम किस आधार पर बनाएंगे, वो योजना हम बनाएंगे कि समाजशास्त्र ने हमें जो आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, जो डाटा उपलब्ध करवाए हैं, उनके आधार पर हम नियोजन प्लानिंग करेंगे। तो समाजशास्त्र सामाजिक नियोजन में भी हमारी मदद करता है, शासकों की मदद करता है, सरकार की मदद करता है, इन सभी की सामाजिक नियोजन में मदद करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे पहले प्राचीन समय में जो कहा जाता था भी ऐसी कैटेगरी थी, उनके साथ उत्पीड़न का व्यवहार किया जाता था, उनको अछूत समझा जाता था, इस तरह की समस्याएं थी ना, सामाजिक समस्याएं, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इसके लिए फिर इनको, इस तबके को ऊपर उठाने के लिए नियोजित तरीके से काम किया गया। इनको आरक्षण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, या जो इनके उत्पीड़न के कानून थे, जैसे छुआछूत का था इस तरह का, तो उनको रिमूव किया गया संविधान से, उनको मतलब गैर कानूनी घोषित किया गया। जैसे संविधान की धारा 17 है, वो छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करती है, और इसमें यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। सभी को समान हक दिए गए, मंदिर प्रवेश करने की इजाजत सभी को दी गई। तो इससे क्या होता है कि एक जो योजना बनाई जाती है, तो वो योजना हम डाटा के आधार पर तैयार करते हैं, और वो डाटा हमें उपलब्ध करवाता है समाजशास्त्र, या जो इससे रिसर्च की जाती है सामाजिक फील्ड में, वो हमें डाटा उपलब्ध करवाते हैं। तो समाजशास्त्र समाज के विकास के लिए योजना बनाने में मदद करता है। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद हम करेंगे नीति निर्माण में सहायक है। Yes, sir. हाँ, पॉलिसी मेकिंग। तो नीति निर्माण का काम कौन करते हैं, पॉलिसी मेकर कौन होते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का काम तो केवल स्टडी करना होगा सोसाइटी की, और डाटा उपलब्ध करवाना होगा। नीति निर्माण का कार्य है, सरकार का काम है, संसद का काम है, विधानसभा का काम है, सांसदों का, विधायकों का, या फिर प्रशासकों का, जैसे IAS IPS ऑफिसर है इनका हो गया, या समाज सेवक हो गए, इनका काम है नीति निर्माण करने का। अब ये जो नीति निर्माण करेंगे, तो इनको जो समस्या है उस समस्या की वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत कौन कराता है, बोलो?
समाज के लोग, हाँ, तो समाज के जिनको सचेत लोग। जिनको समाज का नॉलेज है, जिन्होंने उस समस्या के बारे में स्टडी की है, वो उपलब्ध करवाते हैं उनको डाटा। तो समाज शास्त्र है वो नीति निर्धारकों की मदद करता है, नीति निर्माण करने में उनकी हेल्प करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस अगर यस सर। हम इसके बाद अगला हम करेंगे राष्ट्र निर्माण में सहायक है। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या होता है कि पूरा देश एक हो। तो समाज शास्त्र है वो सामाजिक समस्याओं को, कारणों का पता लगाकर उनको, सामाजिक समस्याओं को खत्म करने में मदद करता है। सामाजिक समस्याएं कौन सी? जैसे आतंकवाद हो गया, सांप्रदायिकता हो गया, जातिवाद हो गया, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। तो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इनके कारणों का पता लगाकर और फिर उन कारणों को हटाकर सामाजिक समस्याओं की समाप्ति करता है, जिससे पूरा देश है वो एक होता है। देश में आपसी दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े की जगह प्रेम, सहयोग और सहानुभूति के गुण लोगों के अंदर आते हैं, जिससे राष्ट्र है, राष्ट्र निर्माण की जो बाधाएं हैं वो दूर होती है और राष्ट्र निर्माण होता है, राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। राष्ट्र निर्माण का मतलब ये है कि राष्ट्र की प्रगति कैसे हो। प्रगति कैसे हो, इसका मतलब राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी, उन बाधाओं को पहचाना जाए। बाधाएं कौन कौन सी है, रुकावटें कौन कौन सी है? जैसे जातिवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, धार्मिक दंगे हो गए, और जैसे अब विभिन्न तरह के अपराध हो गए, सामाजिक समस्याएं हो गई, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो गए। तो ये सारी चीजें सामाजिक राष्ट्र निर्माण में बाधा है, और समाज शास्त्र इन बाधाओं को दूर करता है, और इन बाधाओं को दूर करके सभी में आपस में प्रेम, दया, सहानुभूति, इस तरह के गुणों का संचार करता है। तो जिससे व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति की भावना पैदा होती है और राष्ट्रीय एकता पैदा होती है, जिससे देश है उसकी प्रगति होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये हो गया सर। यस सर। एक बात बताओ, अगस्त क्रांति कौन थे? समाज शास्त्र की स्थापना सोशियोलॉजी के जनक। कहाँ के रहने वाले थे? समाज शास्त्र के कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे ना। और इनका उद्देश्य क्या था? समाज शास्त्र विज्ञान बनाना, सामाजिकता स्थापित करना था। मतलब फ्रांस के अंदर अव्यवस्था थी, कोई एकता नहीं थी। तो उन्होंने ये कहा कि जो सर्वमान्य सामाजिक मूल्य हों, जिनको फॉलो करके और सभी लोग आपस में एक होकर काम करें, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता लोगों के अंदर पैदा हो। तो इसी के लिए इन्होंने काम किया था। तो जो राष्ट्र निर्माण का पॉइंट हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकता कब बढ़ेगी? यदि हम सामाजिक समस्याओं को हटा देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब क्या होगा? क्योंकि जब हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे देशों की संस्कृति के बारे में जानेंगे, वहाँ के रहन सहन, खान पान, विचारों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और एक दूसरे की समस्याओं के समाधान में भी मदद करेंगे। इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना में बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना में बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा? पूरा जो विश्व है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है और धारणा है वो साकार होगी, और सारे जो लोग हैं, जो विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो आपस में प्रेम पूर्वक रहने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगस्त क्रांति ने ना एक पुस्तक लिखी थी, पॉजिटिव क्वालिटी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? पॉजिटिव क्वालिटी। उस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि स्वस्थ राजनीति, बताया था कि स्वस्थ राजनीति क्या है। उन्होंने बताया था संपूर्ण विश्व के देश हैं वो आपस में मिलजुल कर एक होकर रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, न कि लड़ाई झगड़ा करें। ये स्वस्थ राजनीति है। तो इसका मतलब क्या होगा? भी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाई जाए, आपसे मिलजुल कर काम करें, सहयोग से काम करें, एक दूसरे की के लिए समस्याएं पैदा नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे का समस्याएं सुलझाने का काम ये करेंगे। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ेगी। ठीक है सर, जैसे रूस भारत है ना, हाँ जी, रूस और भारत है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना ये है, दोनों देश हाँ। आपसे देखिए इनकी संस्कृति मिलती है, विचार मिलते हैं। रूस भारत का पुराना दोस्त भी रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की प्रतीक हो गया ना। जैसे भारत ने वो
चाइना के साथ पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए थे भी, एक दूसरे का सम्मान करने। तो इससे क्या होता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ती है। ओके सर। तो सकते हम एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ती है। अगला देखो, इसके बाद है व्यावसायिक महत्व। अब देखिए, समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे शिक्षा का समाजशास्त्र भी है, धर्म का समाजशास्त्र भी है, चिकित्सा का समाजशास्त्र भी है, अपराध का समाजशास्त्र भी है। तो इनमें हम करेंगे व्यावसायिक महत्व। व्यावसायिक महत्व का मतलब है शिक्षा का समाजशास्त्र है, वो शिक्षा के बारे में सारी चीजें समझाएगा। अपराध समाजशास्त्र है, वो अपराध के बारे में समझाएगा, कौन कौन से व्यक्ति अपराध में शामिल होते हैं, कितने प्रकार का है, क्या कारण है, कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इन जो सभी व्यवसाय हैं, इनको समझने में समाजशास्त्र मदद करता है, इनको हम जानते हैं। क्योंकि समाजशास्त्र का मतलब क्या हुआ, लोगों के आपसी संबंध। अब एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच में भी तो आपसी संबंध होंगे ना, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे पूंजीपति और श्रमिकों के आपसी संबंध है, तो उनको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको औद्योगिक समाजशास्त्र बोल देंगे, है ना। इसी तरह से हॉस्पिटल के अंदर सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो चिकित्सा का समाजशास्त्र हो गया, अपराध का समाजशास्त्र हो गया, शिक्षा का समाजशास्त्र हो गया। तो विभिन्न व्यवसायों को समझने में ये हमारी मदद करता है। क्लियर हो गया? सर एक बार दोबारा यस सर। यस सर। दोबारा बता देते हैं। देखो, विभिन्न व्यावसायिक महत्व का मतलब होता है विभिन्न व्यवसाय होता है, जैसे एजुकेशन हो गया, डॉक्टरी लाइन हो गई, वकील की लाइनें हो गई, तो ये सारे इनके व्यवसाय हैं। अब इन व्यवसाय को समझने में समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। कैसे मदद करेगा? ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से उनके आपस में रिलेशन होने चाहिए, तो वो चीजें हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। और समाजशास्त्र उद्योगों की जो आपसी लोगों का व्यवहार है, उद्योगों में काम करने वाला, उन चीजों को हमें समझाएगा, तो वो औद्योगिक समाजशास्त्र कहलाएगा। तो वहां पर समाजशास्त्र हमारी औद्योगिक गतिविधियों को समझने में मदद कर रहा है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सक गतिविधियों को समझने में मदद कर रहा है हमारी। तो ये विभिन्न व्यवसायों को समझने में हमारी मदद करता है। तो इसका समाजशास्त्र का व्यावसायिक महत्व भी है। समझ में आया कि नहीं आएगी? यस सर आ गया। यस सर। यस सर। पॉइंट क्या लिखा हुआ है? समाज सेवकों के लिए महत्व लिखा हुआ है ना, समाज सेवकों के लिए महत्व। अच्छा, ये बताइए आप, समाज सेवक कौन होते हैं? समाज हर एक गवर्नमेंट व्यक्ति समाज के सेवक होते हैं। तो कर्मचारियों को हम हटा दें, इसके अलावा जो मेरी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अलावा मैं लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा हूँ, वो समाज सेवा का काम है। ठीक है ना। भी जैसे कॉलेज टाइम में अपने को पढ़ाना है वो तो है, इसके बाद मान लीजिए मैं वृद्धाश्रम में जाकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करता हूँ, उनके हित के लिए कोई काम करता हूँ, या फिर जो अनाथालय वहाँ पर बच्चों की कहीं किसी तरह से मदद कर रहे हैं, या फिर जो किसी तरह से प्रताड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये समाज सेवा के काम के अंतर्गत आए। लो सर, एक पॉइंट मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ बोलो। जो गरीब बच्चों को पढ़ाकर समय पर उनको जरूरत के सामान देते हैं, वो भी हो सकता है सर समाज का। ये काम है ना, गरीब बच्चे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, या उनको बुक्स या जो भी स्टेशनरी का आइटम चाहिए वो उनको हम अवेलेबल करवा रहे हैं, या जैसे भट्टा मजदूर होते हैं वो भट्टे पर जाकर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो समाज सेवा का काम होगा। तो अब देखिए, समाजशास्त्र समाज सेवकों के लिए कैसे लाभदायक है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा लोग प्रताड़ित है, क्या क्या सामाजिक समस्या है, उनका पता हमें समाजशास्त्र के माध्यम से लगेगा। क्योंकि समाजशास्त्र है वो समाज सेवकों को समाज की वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत कराता है, और फिर समाज सेवक उस स्थिति को लोगों की भलाई के लिए बदलने का काम करते हैं। तो समाजशास्त्र है ये समाज सेवकों के लिए भी लाभदायक है। तो अब देखिए, इसकी व्यवहारिक महत्व किस चीज के लिए, व्यक्ति के लिए महत्व। हाँ हाँ सर इंग्लिश का लेक्चर लगेगा क्या? इंग्लिश का लेक्चर तो अपना ये खत्म हो गया पूरा। व्यवहारिक महत्व का ये लास्ट पॉइंट था। इसमें से यदि आप किसी को कोई कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। नो सर। सर वो ग्रुप मैसेज आपने किया था क्या, वो भी किसी को सोशियोलॉजी छोड़नी है तो वो वाला मैसेज? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं डाला था। सर ग्रुप में आया, किसी को भी सोशियोलॉजी चेंज करनी है तो कोई सब्जेक्ट ले सकता है, वो ग्रुप में आया हुआ था मैसेज। वो कोई बच्चा दूसरा सब्जेक्ट का है, वो सोशियोलॉजी लेना चाहता होगा तो उसने डाल दिया। फिर भी कोई बच्चा लेना चाहता है तो उसकी जगह छोड़ना चाहता है तो उसकी जगह मैं सोशियोलॉजी में आ जाऊंगा।
तो सर कोई है क्या, वो कल मेरे साथ आया था, उसको सोशियोलॉजी लेनी है। अच्छा, तो आपके साथ है, तो ऐसा बच्चा हमें मिला नहीं है। और जिसका लेक्चर का टाइम है ना, वो ग्रुप छोड़कर जा सकते हैं, बाकी जिनकी प्रॉब्लम है वो हम सुन रहे हैं, वो सर लेक्चर कल टाइम के बाद अटेंडेंस लगानी थी क्या? ग्रुप में डाल देना, बाद में आप अटेंडेंस अपनी लिख कर, ठीक है। हाँ कल सुशीला, कल वाली ऑफलाइन क्लास के बाद। नहीं उसकी नहीं डालनी, ऑफलाइन की नहीं डालनी, वो तो हमने अटेंड लगा दी थी ना। अच्छा इसके बाद उसी टाइम तो नहीं लगाई, लेक्चर के टाइम बाद में शायद कहा था आपने। जो हो गया वो कल वाला, वो बात हुई, उसका छोड़ो। ओके सर। इसके अलावा किसी की कोई और प्रॉब्लम हो? ठीक है, ओके बाय। लेफ्ट का ग्रुप 1 1।